चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ये वाले क्वेश्चन तक हम देख लिए थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये आपको बियरिंग दिया हुआ था, आपको डिक्लाइनेशन गिवन था उस एरिया का। ठीक है, आपको ट्रू नॉर्थ मतलब कि ट्रू बियरिंग फाइंड करना था आपको। तुम बताई थी आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक क्वाड्रेंट बियरिंग की तरफ से ही बन सकता है, एक होल सर्कल बियरिंग की तरफ से ही बन सकता है। अगर आपसे होल सर्कल बियरिंग के टर्म में क्वेश्चन बना है, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग के टर्म में बना है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला दिया हुआ है ऊपर में उसको अप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, अब इसमें दो साइन दिया है। अगर आपको ट्रू बियरिंग फाइंड करना है, आपको किसी पॉइंट का मैग्नेटिक बियरिंग और डिक्लाइनेशन गिवन है, तो आप ट्रू बियरिंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लाइनेशन दो टाइप का होता है, ईस्टवर्ड या फिर वेस्टवर्ड। अगर ईस्ट की तरफ डिक्लाइनेशन हुआ है आपका, तो आप उसको पॉजिटिव साइन साथ लेंगे, मतलब साइन में पॉजिटिव लोगे। अगर वेस्ट बोलेगा तो आप नेगेटिव साइन ले लोगे और सॉल्व कर दोगे, ट्रू बियरिंग निकल आएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है, इन केस अगर आपको होल सर्कल बियरिंग के टर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपसे क्वाड्रेंट बियरिंग के टर्म में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको वहां पे इस फॉर्मूले से अगर आप बनाएंगे तो हो सकता है ये गलत हो जाए। उसके लिए आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा आपको। ठीक, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए उसका, और डायग्राम के थ्रू आप जब सॉल्व करते हैं उसको, तो आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगा इसका। क्लियर है क्या यहाँ तक? बाकी मैं आपको बताई थी पिछले वाले क्लास में आपको कि आपको सबसे पहले जो ट्रू नॉर्थ यहाँ बना हुआ है, ट्रू नॉर्थ बना लेना है। जो आपको ब्लू लाइन से दिख रहा है ना, वो आपका ट्रू नॉर्थ है। तो सबसे पहले आपको ट्रू नॉर्थ बना लेना है। ट्रू नॉर्थ बनाने के बाद क्या करना है आपको, जो भी आपको डिक्लाइनेशन गिवन होती है, ठीक है, जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है यहाँ पे, उसको आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे वेस्ट बोला था, इसे मैंने वेस्ट की तरफ उसको ड्रॉ किया। उसके अलावा क्या बोलता है, जो ये आपको लाइन मिला, ये ऑरेंज लाइन आपको मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन शो कर रहा है। और जो ये ब्लू लाइन है आपको ये ट्रू बियरिंग, ट्रू नॉर्थ जो लाइन शो कर रहा है आपका, ये आपका ट्रू मेरिडियन शो कर रहा है। तो जो आप एंगल बनाते हैं ब्लू लाइन से यानी कि ट्रू से, वो आपका ट्रू बियरिंग होगा। और जो लाइन आप बनाते हैं अपने मैग्नेटिक मेरिडियन से, वो आपका मैग्नेटिक बियरिंग होगा। तो क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है क्योंकि ट्रू पूछा है, मतलब मैग्नेटिक दिया है वो। तो आपको दिया था नॉर्थ से ईस्ट इतना आपका ट्रू, सॉरी मैग्नेटिक बियरिंग है। तो मैंने क्या किया, ये मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैंने मैग्नेटिक बियरिंग ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ कर लिए। आपको फाइंड क्या करना है, ट्रू बियरिंग, यानी कि आपको ट्रू से जो ये ब्लैक वाला एंगल दिख रहा है आपको निकालना है। तो दिख रहा है कि अगर आप इस ग्रीन वाले में से इस ऑरेंज, छोटे वाले ऑरेंज को माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू बियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वाड्रेंट के टर्म में पूछे, तो आप उसका पहले डायग्राम बनाइए, उससे सॉल्व करिए। फॉर्मूले से मत जाना, बहुत बार गलत हो जाता है क्वेश्चन। इस वाले कंडीशन में तो सही हो जाता, लेकिन हर बार सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर होल सर्कल बेयरिंग में देता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाइए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिक्लाइनेशन टुवर्ड्स ईस्ट इज टेकन एज। द वैल्यू ऑफ डिक्लाइनेशन टुवर्ड्स ईस्ट इज टेकन एज। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए बोलता है नेगेटिव, बी बोलता है ऑल दी ऑप्शंस, सी बोलता है पॉजिटिव, और डी बोलता है आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। अगर डिक्लाइनेशन आपकी ईस्ट की तरफ है तो आप क्या साइन लेते हो उसका, नेगेटिव लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, कुछ दोनों हो सकता है, या सारा सारा सही है, कुछ भी हो सकता है टाइप का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, ध्यान देंगे इसमें, जब भी आपको डिक्लाइनेशन बोले, या तो ईस्ट की तरफ होगा या तो वेस्ट होगा, दो ही कंडीशन है। अगर जब भी वो ईस्ट की तरफ बोलता है तो आप उसको पॉजिटिव साइन लेते हैं, अगर वो वेस्ट बोलते हैं तो आप नेगेटिव साइन लेते हैं।
ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपसे ईस्ट पूछा है तो आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इनके ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या लिखा है इसमें? टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स a GPS receiver requires an obstructed view of at least GPS satellite। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स जो आपका जीपीएस क्या करता है, आपको किसी भी पॉइंट पे आप खड़े होते हैं तो इसका आपको कोऑर्डिनेट बता देता है। आपके मोबाइल में जो जीपीएस होता है उसके थ्रू आप किसी भी पॉइंट या लोकेशन को उसमें डालते हैं तो आपको पूरा रास्ता बताता है कि आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, यहाँ से राइट टर्न लेना है, बताता है ना। तो आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो एटलीस्ट सैटेलाइट कितने आपको सैटेलाइट का एटलीस्ट कितने आपको सैटेलाइट्स का पॉइंट्स चाहिए उसको लोकेट करने के लिए? 6, 4, 5 या 3? 6, 4, 5 और 3। देखिए आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जीपीएस के थ्रू तो एटलीस्ट आपको 4 सैटेलाइट्स की नीड होती है किसी भी पोजीशन की कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए। ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, 4। एटलीस्ट 4 आपको सैटेलाइट का नीड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? अ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन विच द डिफेक्ट इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड इज कॉल्ड ए प्लैनेटिक। एक लेंस भी हो सकता है या आपके लेंस के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए, इन विच द डिफेक्ट, जिसमें आपका डिफेक्ट कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए, जिसको आप ए प्लैनेटिक बोलते हैं। तो ऐसे लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को आप क्या बोलते हैं जिसमें आपका डिफेक्ट कंप्लीटली एलिमिनेट हो, जिसको आप ए प्लैनेटिक बोलते हो? ऑप्शन ए एस्टिग्मेटिज्म, बी स्फेरिकल एबिरेशन, सी क्रोमैटिक एबिरेशन या फिर कोमा। देखिए दो टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके। अगर आपका क्रोमैटिक एबिरेशन एब्सेंस में है तो उसको आप बोलते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, और जिसमें आपका स्फेरिकल एबिरेशन अगर एब्सेंस, उसको आप बोलते हैं ए प्लैनेटिक। तो आपसे यहाँ पे खैर पूछा ए प्लैनेटिक के बारे में है, ठीक है। मैं जब आपको लेवलिंग वाला चैप्टर पढ़ाई हूँ ना तो वहां आपको लेंस बताई हूँ, उसमें आपको जो एरर्स होते हैं ये क्रोमैटिक स्फेरिकल, इस को मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, और आप वहां पे क्लास में चेक कर लेंगे डिटेल्स में जानने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ बता रहे हो, अगर आपका क्रोमैटिक एब्रिएशन जो है, अगर क्रोमैटिक एब्रिएशन जो होता है इसमें क्या होता है ना, एब्सेंस ऑफ, इसको आप बोलते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। अगर आपका क्रोमैटिक एबिरेशन एब्सेंस है तो इसको आप बोलते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्रोमैटिक नाम से भी क्लियर हो रहा है, ये क्रोमैटिक है, ठीक है, दोनों में है। अगर आप स्फेरिकल एबिरेशन के लिए आते हैं, स्फेरिकल एबिरेशन, तो इसको आप बोलते हैं ए प्लैनेटिक। अगर आपके में स्फेरिकल एबिरेशन एब्सेंस है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, जो स्फेरिकल एबिरेशन जो भी अगर डिफेक्ट आ रहा था आपके लेंस में वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है, तो उसको आप बोलते हैं ए प्लैनेटिक। अगर क्रोमैटिक एबिरेशन नहीं, उसको बोलते हैं ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, आपके लेंस को। क्लियर है? डिटेल में इसको जानने के लिए जो क्लास है लेवलिंग का वहां से आप देख लेंगे। ये क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पे आइए। इसमें क्या दिया हुआ है? एनी प्लेन कटिंग द स्फीयर बट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए ग्रेट सर्कल, बी विजिबल हॉरिजन, सी स्मॉल सर्कल, डी टेरेस्ट्रियल इक्वेटर या ई सेलेस्टियल इक्वेटर। क्या बोलेंगे भाई? एनी प्लेन कटिंग द स्फीयर
ऐसा प्लेन जो कि स्फीयर को कट कर रहा है बट नॉट पासिंग थ्रू दी सेंटर, लेकिन आपके अर्थ के सेंटर से वो सर्कल पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे को आप क्या बोलेंगे? ग्रेट सर्कल बोलेंगे, विजिबल हॉरिजन बोलेंगे, स्मॉल सर्कल बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल इक्वेटर बोलेंगे, या फिर सेलेस्टियल इक्वेटर बोलेंगे आप? देखिए, ऐसा प्लेन जो आपके स्फीयर को कट तो कर रहा है, ऐसा प्लेन जो आपके स्फीयर को कट तो कर रहा है, लेकिन आपके अर्थ के सेंटर से वो पास नहीं हो रहा है, ऐसे प्लेन को आप स्मॉल सर्कल बोलते हैं। ध्यान देंगे इसको, ठीक है? अगर देखिए, ऐसा प्लेन, ठीक है, जो आपके स्फीयर को कट कर रहा है और वो आपके सेंटर से पास हो रहा है, तो उसको आप ग्रेट सर्कल बोलते हैं। अगर बोलता ना बट पासिंग, अगर क्वेश्चन पूछता बट पासिंग थ्रू, पास हो रहा है आपके सर सेंटर से, आपके अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है ऐसा प्लेन, तो उसको आप ग्रेट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नॉट पासिंग, तो उसको आप बोलेंगे स्मॉल सर्कल। क्लियर है क्या ये? स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? द लेंथ ऑफ अ लाइन इज 20 मीटर, एक आपका लेंथ है लाइन का जो कि है 20 मीटर, 20 मीटर, एंड इट्स बियरिंग इज, इसका बियरिंग मतलब कि थीटा, एंगल का बात करता है, बियरिंग बोला मतलब एंगल का बात कर रहा है। वो दिया हुआ है आपको नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। अगर मैं इसका क्वाड्रेंट बनाऊं तो कितना दिया आपका? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। आपको दिया है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दिया है आपको 60 डिग्री। इस मान लीजिए आपका ए है, आपका बी है, इसका लेंथ आपको दिया है 20 मीटर। आपको क्या फाइंड करने बोला है? लैटिट्यूड। इससे प्रीवियस में आपको मैं लैटिट्यूड डिपार्चर डिस्कस भी की थी। लैटिट्यूड और डिपार्चर, लैटिट्यूड और डिपार्चर। देखिए, आपसे यहाँ पे लैटिट्यूड फाइंड करने बोला है, इस वाले वैल्यू, इस वाले लाइन का लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है इसका? ध्यान देंगे, एल कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका किसके लिए? ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? लैटिट्यूड के लिए। अगर आपको एल पता है, थीटा मतलब कि बियरिंग नोन है, तो आप किसी भी लेंथ ऑफ लाइन का जिसका बियरिंग आपको पता है, इसका आप लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों फाइंड कर सकते हैं। लैटिट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका एल कॉस ऑफ थीटा, और डिपार्चर फाइंड करने के लिए होता है एल साइन ऑफ थीटा। इस वाले क्वेश्चन में हमसे लैटिट्यूड पूछा है, तो क्या हो जाएगा? एल, एल मतलब कि लेंथ यानी कि 20, एंड कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज कितना दिया आपको? 60 डिग्री। आप पुट कर दीजिए। लो, अब कॉस 60 कितना होता है भाई? 1/2 होता है क्या कॉस 60? कॉस ऑफ 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो 20 × 1/2 कितना हो जाएगा? 10 ऑफ मीटर। माइनस, देखो यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, एक आपको दिया -में 10, या प्लस में 10। आपका वैल्यू +में 10 आ रहा है, तो आप ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डिपार्चर भी फाइंड करने बोला होता तो आप एल साइन ऑफ थीटा पुट करके साइन 60 पुट करते। साइन 60 आपका √3/2 होता है, आप पुट करके वहां सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ देखिए क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, द डिजायर्ड सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब विथ 2 mm डिवीजन इज 30 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए, ये आपका होता है, अगर मैं ये लगाई हूं किसी के ऊपर तो ये होता है डिग्री, अगर ऐसा लगाई हूं तो होता है मिनट, और ये दो बार लगाई तो होता है सेकेंड। आपको क्वेश्चन में दिया ये डबल लगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड दिया है सेंसिटिविटी का वैल्यू। डिवीजन दिया 2 mm, यानी कि लेंथ दिया है आपको 2 mm डिवीजन है उसका। ठीक है, और 30 सेकेंड उसकी सेंसिटिविटी है। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है? द रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब शुड बी, बबल ट्यूब का रेडियस कितना होना चाहिए भाई?
लेवलिंग वाले चैप्टर का ही, लेवल्स एंड लेवलिंग वाले पोर्शन का ये क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी से रिलेटेड। आपको मैं डिस्कस भी की थी। आपका अगर बबल ट्यूब, जो बबल ट्यूब लगा होता है ना आपके डंपी लेवल में, बबल ट्यूब जो आपके डंपी लेवल में लगा होता है, उसका काम क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेंटर में है या नहीं, सॉरी सेंटर नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल है या नहीं, आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया है वो लेवल में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप बबल ट्यूब को देखते हैं। अगर बबल ट्यूब में जो आपका बबल है वो बिल्कुल सेंटर में है, इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली लेवल्ड है, और जिससे जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं वो आप बिल्कुल सही रीडिंग ले रहे हैं, करेक्ट आपकी रीडिंग है। लेकिन अगर बबल सेंटर में नहीं है और आप रीडिंग लिए जा रहे हैं, मतलब आप सब गलत गलत रीडिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बबल ट्यूब का काम तो ये होता है। अब देखो बबल ट्यूब की अपनी एक सेंसिटिविटी होती है कि बबल आपको कितना सेंसिटिव है, ठीक। अब बबल को सेंसिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो आप लोग खुद ही सोचना। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो ट्राइपॉड के ऊपर में फिक्स रहता है, ट्राइपॉड के ऊपर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हो, ठीक है। अब अगर गलती से क्या होता है, आपका पैर आपके ट्राइपॉड को लग गया, ठीक है, पैर लग गया या हाथ लग गया, ठीक। अब जैसे ही आपका हाथ लगा या पैर लगा तो इंस्ट्रूमेंट को क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट आपका हिल गया। अगर जब आपका इंस्ट्रूमेंट हिल गया तो क्या होगा, बबल अगर आपका सेंटर में ही रुका हुआ है, सेंटर में ही दिख रहा है हिलने के बाद भी, इसका मतलब बबल आपका सेंसिटिव नहीं है, नहीं है, है ना। और आपको ले अगर बबल सेंटर में ही आप रीडिंग और आप लिए जा रहे हो रीडिंग, आप पढ़ते जा रहे हो रीडिंग, ठीक है, इसका बबल, अब देखो बबल की सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, जो बबल आपका जो आप यूज कर रहे हो, जो बबल ट्यूब लगा हुआ है वो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है, तभी वो आपका बबल सेंटर में रहा, कुछ भी वो इधर मूव नहीं कर रहा। तो आपके इससे ये समझ में आता है कि बबल को, आपकी बबल की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मतलब बबल का पास सेंसिटिव होना चाहिए कि जैसे उसको हल्का सा भी धक्का लगता है तो उसको अपना डिवीजन से मूव करना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी है कि बबल की साइज कैसी बढ़ती है, कब कम होती है, इंक्रीज कब होती है, डिक्रीज कब होती है, उससे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। साथ ही साथ आपका छोटा सा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी है कि वो कहाँ से फॉर्मूला आया है इसमें सेंसिटिविटी का। तो इसमें दो इसमें सेंसिटिविटी का फॉर्मूला रहता है, एक तो आपका ऐसा आता है, अब देखो आप जो सेंसिटिविटी होता है इसको आप डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा ये आपकी सेंसिटिविटी है। इसका एक बनता है फॉर्मूला एस अपॉन में एन डी इक्वल टू आप बोलते हैं एल बाई आर, ये इसका एक फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। डिटेल में जानने के लिए आप लेवल वाला जो क्लास है उसको आप देख लेंगे, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस फाइंड करना है भाई, क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में तो कुछ रेडियस आटम है ही नहीं, तो मेरे को ये और ये यूज करना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू एल बाई आर मेरे को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा मेरा सेंसिटिविटी होता है, अल्फा क्वेश्चन में गिवन है मेरे को कितना 30 सेकेंड, कितना दिया अल्फा दिया है 30 सेकेंड आपको अल्फा दिया हुआ है, और लेंथ इसका दे दिया है 2 mm, लेंथ दे दिया है 2 mm। क्लियर है क्या यहाँ तक, चलिए अब इसके बाद आते हैं। अब देखिए, लेकिन आपको ना ये वैल्यू जो है वो सेकंड में दिया हुआ है 30 सेकेंड, अगर वो सेकंड बोलता है तो हमारा फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 206,265 इक्वल टू एल बाई आर। अब सही हो गया फॉर्मूला, क्योंकि आपका वैल्यू किसमें दिया है, सेकंड में दिया है। अब आप पुट कर लीजिए, यहाँ दिया है 30 इंटू 206,265, ठीक है, ये हो गया। आपका जो लेंथ गिवन है आपको दिया है 2 mm, पुट कर दीजिए। यहाँ आपका है आर रेडियस, यहाँ आपका है आर रेडियस। आप कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दो इसको, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको रेडियस मिल जाएगा। यहाँ से आपको सॉल्व करिए, यहाँ से आप रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस कितना आता है, सॉल्व करिए, रेडियस बताइए कितना आ रहा है रेडियस इसका। जब पूरा सॉल्व करेंगे ना, जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा गलत कर दी हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, फॉर्मूला में यहाँ ही लगेगा, इस तरफ लगेगा। दो सेकंड, यहाँ पे लगेगा, ये सेकंड में दिया है ना, तो यहाँ पे लगेगा 206,265, इधर कर दिया,
ये ये अब सही हो गया। अल्फा 30 सेकेंड दिया है ना, तो इधर करना पड़ेगा आपको। ये सेकेंड में के लिए फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला सेकेंड के लिए, तो रेडियन के लिए है, ये आपके रेडियन के लिए फॉर्मूला है, और ये आपके सेकेंड के साथ। अल्फा दिया 30 सेकेंड, पुट कर दीजिए। एल आपको दिया है ना 2 mm, एल आपको दिया है 2 mm, पुट कर देते हैं। एल दिया है 2 mm में, पुट कर दिए। आर आपको फाइंड करना है, और ये हो गया 206265। इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे यहाँ पे देखिए मीटर 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 में दिख रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे आप, 2062 सॉल्व करिए, 265 डिवाइड हो जाएगा 30 से ये। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेडियस आएगा वो में आएगा, तो इतना आ रहा है 13751 ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको मीटर में लिखे तो कितना हो जाएगा, ये मीटर में कितना हो जाएगा, मीटर में 13.75 मीटर हो जाएगा। एक मीटर में आपका 1000 होता है, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या ये क्लियर है क्या? अगर आपको 30 सेकेंड नहीं दिया होता सेंसिटिविटी, तो आप सिंपल अल्फा इक्वल टू L/R यूज कर सकते थे। ठीक है, आपको सेकंड में दे दिया है, इसलिए हम लोग को उसमें 206265 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, दोनों तरफ सेकंड सेकंड करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 202 डिग्री एंड 30 मिनट, फाइंड इट्स क्वाड्रेंट बियरिंग, फाइंड इट्स क्वाड्रेंट बियरिंग। आपको होल सर्कल बियरिंग में एक लाइन है ए बी, उसका वैल्यू दिया हुआ है, आपको उसका क्वाड्रेंट बियरिंग में वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। कितना दिया आपको, WCB यानी कि होल सर्कल बियरिंग। जब भी आप WCB की बात करते हैं, आप बियरिंग हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये आपका 0 डिग्री होता है, यहां तक आपका होता है 90 डिग्री, यहाँ तक होता है आपका 180 डिग्री, यहाँ तक होता है 270 डिग्री, और वापस यहाँ पे आता है 360 डिग्री। ये पूरा एक चक्कर है, और आप हमेशा क्लॉक वाइज मूव करते हैं, ध्यान देंगे। हमेशा आप होल सर्कल बियरिंग में नॉर्थ से ही बियरिंग मेजर करते हैं, और वो किस में होता है, आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं, घड़ी की दिशा में मूव करते हो आप। घड़ी की दिशा में देखो, आप घड़ी की दिशा में अगर मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको दिया 222 डिग्री, तो 222 कहाँ बनेगा, मेरे कौन से क्वाड्रेंट बनेगा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए 222 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बनेगा। मतलब इसका वैल्यू, ये जो क्लॉकवाइज, इसका वैल्यू कितना हो गया, 222 डिग्री और 30 मिनट। ये क्लियर है, ये क्लियर है। इसी क्वाड्रेंट में क्यों बना, ये क्लियर है ना। देखो ये 222 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये 270 से छोटा है, और 180 से बड़ा है, मतलब मैं थर्ड कॉर्नर बनाऊंगी लाइन। ठीक है, आपको आंसर करना है किसमें, क्वाड्रेंट बियरिंग में। क्वाड्रेंट बियरिंग में आप आंसर करते हैं, उसका वैल्यू वैल्यू नॉर्थ से ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट, या साउथ से वेस्ट। देखो WCB में आप हमेशा नॉर्थ से बात करते हैं, WCB में जब भी आप बात करते हैं तो आप नॉर्थ से ही बात करते हैं सिर्फ, और नॉर्थ से ही आप मूव करते हैं, नॉर्थ से ही मूव करते हैं आप क्लॉकवाइज। लेकिन अगर जब आप किसमें होते हैं, क्वाड्रेंट बियरिंग में होते हैं, तो आप चीजों को नॉर्थ से ही बोलते हैं और साउथ से ही बोलते हैं। डिटेल में इसको समझने के लिए जो मेरा क्लास है एंगुलर मेजरमेंट का, उसको आप पढ़ेंगे ना, उसको आप देखेंगे लेक्चर, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको आंसर करना है क्वाड्रेंट बियरिंग में।
अब ये जो लाइन है मेरी, ये ब्लू लाइन, ये दिख रहा है मेरे को साउथ वेस्ट, क्वाड्रेंट मेरा क्या होगा, साउथ वेस्ट। मेरे को ऑप्शन से ही क्लियर दिख रहा है, साउथ और वेस्ट एक ही ऑप्शन दिख रहा है, नॉर्थ तो होगा नहीं, और ये साउथ यहाँ भी, लेकिन ये साउथ ईस्ट लिखा है, तो साउथ ईस्ट तो होगा ही नहीं, तो साउथ वेस्ट मेरा यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन से ही क्लियर हो गया, ऑप्शन से ही क्लियर हो गया। लेकिन मान लो आपको दो वैल्यू दिया होता, साउथ वेस्ट लिखा हुआ, तो साउथ से वेस्ट, ऑप्शन ए से एकदम क्लियर हो गया, हमको फाइंड करने का जरूरत ही नहीं पड़ा कि वैल्यू कितना आएगा उसका। लेकिन मान लीजिए को दो वैल्यू देगा, साउथ से वेस्ट लिखा हुआ, तो फिर भाई, तो निकालने भी आना चाहिए हमको। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, कैसे निकालेंगे देखो, ये पूरा आपको 222 दिया है, ठीक है, ब्लू वाला लाइन। अगर इस ब्लू वाले लाइन में मैं इतना माइनस कर दूं, ये पिंक को माइनस कर दूं, इस ब्लू पोर्शन में से मैं अगर इस पिंक वाले को माइनस कर दूं, तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा क्या, मेरे को ये एंगल फाइंड करना है, या आपको ये एंगल चाहिए कितना है, साउथ से वेस्ट, है ना। आप एक क्वाड्रेंट में आप हमेशा 0 से लेके 90 का बात करते हैं, एक क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक ही होता है, तो आपका यहां तक में 0 है और यहां तक में 90 है, इसी बीच आपको आंसर करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस ब्लू वाला मतलब 222 डिग्री 30 मिनट में आप अगर माइनस कर देते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो आपको ये ब्लैक वाला पोर्शन मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा क्या, चलिए निकालते हैं। तो माइनस से तो 30, तो 30 सेकंड ही आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ पे जाएगा 2, और कितना जाएगा ये 4, 42 डिग्री। देखो यही लिखा है 42 30 मिनट। आ गया, ये समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो वापस पूछिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और आप लोग कुछ बोलोगे तो मेरे को लगेगा आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, तो बहुत बार पूछा गया, मेरे बहुत बार पीवाईक्यू में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 50 में पूछा है, एफएमसी में पूछा है, आपके एसएमसी में पूछा है, ठीक है, कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स किससे सॉल्व करते हैं आप, ट्रेसिंग पेपर से, लेहमैन से, कू से सही नहीं है, बेसल से, या सारा सही है। तो याद रखेंगे 3 पॉइंट प्रॉब्लम आपके ट्रेसिंग से भी आप सॉल्व करते हैं, लेहमैन से भी सॉल्व करते हैं, और बेसल से भी करते हैं, तीनों ऑप्शन सही है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑल दी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, if I is the stereo distance, F is the focal length, and D is the distance between the objective and vertical axis of the tachyometer, the multiplying constant is, tachyometer, टैक्योमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में आपके पास दो कांस्टेंट होते हैं, एक होता है मल्टीप्लाइंग और दूसरा होता है एडिटिव। ये बहुत बार डिस्कस कर ली हूँ पीवाईक्यू में, इससे आपसे क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है, साथ में इससे आपसे जो इसका फॉर्मूला बनता है उससे भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है ये बार बार, ठीक है, बार बार पूछ रहा है ये। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, देखो अगर आपको सिंपल डिस्टेंस फाइंड करने पूछता है, तो आपको क्या करता है, डी जो फॉर्मूला है हमारा, डी इक्वल टू के एस प्लस सी, आपको ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए डिस्टेंस का। अगर आपको ये एस दे दिया, एस मतलब कि, एस मतलब स्टाफ इंटरसेप्ट, देखो अब एस कैसे निकालते हैं हम, तो जो आपका क्रॉस हेयर होता है ना इसमें स्टेडिया में, टैक्योमीटर में सॉरी, जिसको स्टेडिया हेयर बोलते हैं, जिसमें एक सेंटर का रीडिंग होता है, एक ऊपर का एक नीचे का, 3 रीडिंग पढ़ते हैं आप, अपर हेयर, ये नीचे का लोअर हेयर और सेंट्रल हेयर, 3 हेयर होते हैं इसमें टैक्योमीटर में, ठीक है। तो एस क्या होता है, जो ऊपर वाली रीडिंग है और जो नीचे वाली रीडिंग है, इसके डिफरेंस को आप स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको एस गिवन है, आप यहाँ पे के और सी आपको पता नहीं है मान लीजिए, तो के आप यूज करते हैं 100 और सी यूज करते हैं आप 0, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो
एनालिटिक लेंस जो लेंस लगी होती है आपके टैक्योमीटर में, उसमें क्या होता है, जो आपका के का वैल्यू होता है 100 और सी का वैल्यू हो जाता है 0। तो यहाँ पे आप d इक्वल टू के एस प्लस सी में एस का वैल्यू पुट करना है, के आपको 100 पुट करना है, सी आपको 0 पुट करना है, और डिस्टेंस आप यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। दूसरा आपसे क्या बन जाता है कि इसमें आपसे एडिटिव कांस्टेंट का वैल्यू कितना है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना है वो पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखो के और एस मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए के को आप बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं आप के को, ठीक है। के को क्या बोलते हैं आप, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। और यहाँ पे जो ये सी है, सी को आप सी देखो प्लस में है ना, इसलिए आप इसको बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं किसको, सी को आप, ठीक। तो के की वैल्यू एनालिटिक लेंस अगर लगी होती है आपके टैक्योमीटर तो के का वैल्यू ऑटोमेटिकली 100 और सी का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। आपसे अब देखो इस के और सी का फॉर्मूला ही बनता है, जो पूरा डेरिवेशन में जो इसका बनता है ना फॉर्मूला, तो के को अगर आपको निकालना है तो के होता है आपका एफ अपॉन में आई, और जो सी होता है आपका वो होता है एफ प्लस डी। आपसे क्या पूछा है फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या पूछा है निकालने के लिए, मल्टीप्लाइंग कौन, यानी कि के आपको फाइंड करना है। के का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में दिया था एफ प्लस डी प्लस आई, बी में बोला आई बाई एफ, सी बोला नन ऑफ दी ऑप्शन, डी बोलता है एफ बाई डी, और ई बोलता है एफ बाई आई। तो के का क्या होता है आपका एफ बाई आई होता है, ऑप्शन ई सही है। अगर सी पूछता तो होता एफ प्लस डी, जहां पे आई आपका स्टीरिया डिस्टेंस होता है, एफ आपका फोकल लेंथ होता है, डी आपका डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव और वर्टिकल एक्सिस के बीच का, ठीक है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, यहाँ आइए, इसमें क्या बोलता है, द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल्स अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ अंडरग्राउंड रोडवे एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड डैश लेवलिंग। देखिए आप लेवलिंग, लेवलिंग के आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं करने के। फ्लाई लेवलिंग भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी होता है, डिफरेंशियल लेवलिंग भी होता है, क्रॉस सेक्शन भी होता है, ठीक है। देखिए अगर मान लो आप अगर लेवलिंग कर रहे हैं, इसको ग्राउंड है आपको, यहाँ पे लेवलिंग आप करने चले गए, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, इंस्ट्रूमेंट रखा और कोई भी रैंडम पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे रखा अपना स्टाफ, फिर यहाँ रखा स्टाफ, यहाँ रखा स्टाफ, ऐसा करते करते आप पूरा लेवलिंग कर रहे हो, तो इसको आप बोलते हो फ्लाई लेवलिंग। क्या बोलते हो इसको आप, फ्लाई लेवलिंग बोलते हो आप। रैंडम आप कहीं भी रख दिए अपने स्टाफ को, किसी पॉइंट पे आपने रख दिया, उसका इसके बीच का डिस्टेंस जरूरी ना नहीं है कि सेम हो, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा। आपने रैंडम कोई डिस्टेंस आपने मेजर नहीं किया, सिर्फ आपने स्टाफ रखा और आपने क्या किया, उसका वैल्यू आप फाइंड करते गए, कोई भी अलग अलग डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस डिस्टेंस सबका सेम नहीं होगा, इसका हो सकता है डिस्टेंस अगर ये 2 मीटर है तो ये हो सकता है 5 मीटर, हो सकता है 6 मीटर, इस टाइप का। क्लियर है। अगर जिसको लॉन्गिट्यूडनल, इसी को आप प्रोफाइल लेवलिंग भी बोलते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल जो प्रोफाइल लेवलिंग होता है, इसमें क्या करते हैं आप, इसमें क्या करते हैं आप, अलोंग दी, मान ले सेंटर लाइन, आपने कुछ सेंटर लाइन फाइंड कर लिया, सेंटर लाइन आपने निकाल लिया। जनरली जो रोडवेज होता है ना, जो रोड है आपका या केनाल है आपका, जिसका आपका लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है विड्थ कम है, इसका आपने क्या कर लिया, सेंटर फाइंड कर लिया, और इस सेंटर लाइन के अलोंग किसी फिक्स डिस्टेंस पे आप क्या कर रहे हैं, अगर स्टाफ रखते रखते आप पूरा आप लेवलिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लेवलिंग को आप लॉन्गिट्यूडनल या फिर प्रोफाइल लेवलिंग बोलते हैं, अगर आप सेंटर लाइन के अक्रॉस पूरा करते जा रहे हैं, ठीक। और एक और क्या होता है, आप सेंटर लाइन में तो कर ही रहे हो, सेंटर लाइन में तो कर ही रहे हो, और साथ में ऐसा भी कर रहे हो, यहाँ भी रखा आपने, यहाँ रखा, 3 बार ऐसा रखा आपने स्टाफ मान लीजिए, यहाँ भी, इसको आप बोलते हैं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। इसको आप बोलते हैं सेंटर में बस रखे करोगे
इसको आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल या प्रोफाइल लेवलिंग। अगर आप इसके सेक्शन में भी रख के कर रहे हो लेवलिंग, आप फाइंड कर रहे हो किसी पॉइंट का, किसी रोड या किसी कैनाल का, जिसको आप बोलेंगे क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो यहाँ पर अलोंग दी सेंटर लाइन पूछा है, अलोंग दी सेंटर लाइन, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल को भी ध्यान देंगे कि प्रोफाइल लेवलिंग भी उसी को बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेवलिंग सेम चीज है। ठीक है क्या यहाँ तक? अगर आप सेक्शन में भी लेते हैं उसका, जनरली जो रोड वगैरह बनता है उसमें सेक्शन भी लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? अलोंग दी सेंटर लाइन पूछा है बस। आप लेवल अलोंग दी सेंटर लाइन में लेते जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या फिर प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, क्या लिखा है? व्हेन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट इज अबव द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इट इज नोन एज। देखिए, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है भाई? लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है? मान लीजिए ग्राउंड है आपकी, ये ग्राउंड है, यहां आप रख दिया अपना इंस्ट्रूमेंट, ये आपने रखा अपना ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड के ऊपर आपने रख दिया ये इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा लेवल हो गया। ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है? ऐसा इमेजनरी लाइन, ऐसी इमेजनरी लाइन जो हमारे क्रॉस हेयर से क्रॉस करती हुई ऑब्जेक्टिव को क्रॉस करती हुई आगे जा रही है, ये ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। क्रॉस हेयर के सेंटर से पास होता हुआ, ऑब्जेक्टिव से पास होता हुआ जो आगे आपका इमेजनरी लाइन जा रहा है, इसको आप अपना लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? जब आपकी साइट क्या हो जाए? इंक्लाइंड हो जाए, जब आपका साइट इंक्लाइंड हो जाए और लाइन ऑफ कॉलिमेशन से आपका जो साइड है इंक्लाइंड है, मतलब आप ऐसा रख के नहीं रहे वैल्यू, आपका टेलीस्कोप कैसा है? इसका मतलब जो अपना टेलीस्कोप रखा है कुछ ऐसा रखा है, ऐसा इंक्लाइंड, इसका मतलब आपका ये हो गया लाइन, ये ऊपर हो रहा है बोल रहा है, अबव है बोला है ना, अबव ऊपर तरफ है, ऊपर तरफ है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? वर्टिकल एंगल बोलोगे, डिफ्लेक्शन एंगल बोलोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलोगे। ऊपर गया उसको क्या बोलेंगे आप? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये डाउन जाता, नीचे होता, तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर गया ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, अब बोला है। अगर बिलो बोलेगा तो होता एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है क्या यहां तक? यहां तक क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यह देखिए इसमें क्या बोल रहा है? एट द इक्वेटर द डिप ऑफ द निडल इज। डिप क्या होता है? डिक्लाइनेशन क्या होता है? बताइए क्लास में आपको मैं डिटेल में जानने के लिए एंगुलर मेजरमेंट वाले टॉपिक को आप देख लेंगे, डिप और डिक्लाइनेशन। देखिए, ठीक है, जो डिप की वैल्यू होती है, कहाँ पूछा आपसे? इक्वेटर में पूछा है। इक्वेटर में पूछ सकता है, पोल में पूछ सकता है। मान लीजिए आपका ये अर्थ है, वेरियस आपकी लाइन्स हैं ऐसे ऐसे, ऐसा, ठीक है, इससे कुछ इक्वेटर भी होगा जो बीचों बीच से जा रहा होगा, उसको आप इक्वेटर बोल लेंगे, ठीक है, इक्वेटर बोल लेंगे। तो पूछा आपसे है जो डिप का वैल्यू इक्वेटर पे कितना होगा, ये पूछा है इक्वेटर पे कितना होगा डिप का वैल्यू। और सेम आपसे ना पोल के लिए पूछता है एग्जाम में, पोल के लिए पूछता है कि पोल में कितना होगा। ये पोल है, ये पोल है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। क्वेश्चन भी इक्वेटर के लिए पूछा है, तो ध्यान देंगे इक्वेटर में इसका वैल्यू होता है डिप का 0 डिग्री, और पोल के लिए पूछता, पोल में होता है आपका 90 डिग्री। ध्यान देंगे डिप इक्वेटर पे होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है,
मैं आपको पूरा डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन की थी, यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो क्लास जो इसका है ना एंगुलर मेजरमेंट का टॉपिक, उसको आप देखेंगे ना वहां पे तो क्लियर हो जाएगा ये। तो याद रखेंगे ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। जो डिप होता है वो इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री, पोल पे होता है 90 डिग्री। यहाँ पे आपसे इक्वेटर के लिए पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें नन ऑफ दी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आइए। क्या लिखा है इसमें? दिस मेथड ऑफ लेवलिंग बाय विच हाइट ऑफ माउंटेन आर मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। देखिए, एक होता है आप लेवलिंग का डिफरेंट मेथड है, ठीक है, बैरोमेट्रिक लेवलिंग है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस से अगर फाइंड करते हैं किसी चीज का आप हाइट निकालते हैं तो उसको आप बोलते हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग। आप इनडायरेक्ट तरीके से अगर फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं टिग्नोमेट्री लेवलिंग। और डायरेक्टली निकाल तो आपका हो गया डायरेक्ट लेवलिंग या फिर स्पिरिट लेवलिंग जिसको आप बोलते हैं। लेकिन एक और मेथड है लेवलिंग का जिसमें आप किसी भी चीज का हाइट फाइंड करते हैं, लेकिन किसके थ्रू? टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स, इससे अगर आप निकालते तो या एक मेथड उसको बोलते हैं हाइप्सोमेट्री। याद रखेंगे पॉइंट को, हाइप्सोमेट्री। हाइप्सोमेट्री इस मेथड से आप क्या करते हैं, माउंटेन का हाइट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाइट फाइंड करने का एक तरीका है ये। इसमें जो मेथड यूज होता है, जिस टेम्परेचर का वाटर बॉईल होता है उस मेथड से आप इसको फाइंड करते हैं हाइप्सोमेट्री में, ठीक है। जैसे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करता है ना बैरोमीटर, जिसको आप बैरोमेट्रिक लेवलिंग बोलते हैं, वैसा ही है ये हाइप्सोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में क्या बोलता है? ट्रू मेरिडियन इज जनरली प्रीफर टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज। ट्रू मेरिडियन को आप जनरली क्यों प्रीफर करते हैं एज कंपेयर मैग्नेटिक मेरिडियन के? ये मान लीजिए आपका ट्रू मेरिडियन है, ये आपका ट्रू मेरिडियन है, टीएम ट्रू मेरिडियन, ठीक है। और अगर आपका डिक्लाइन इधर बन रहा है तो आपका हो जाएगा, ये होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। सेम ऐसा भी हो सकता है, सेम या ऐसा भी हो सकता है। ट्रू मेरिडियन आपका ये रहा ट्रू मेरिडियन, ठीक। और आपका ये हो सकता है इधर बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। तो आपका देखिए ट्रू मेरिडियन क्या है? कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा है। मैग्नेटिक मेरिडियन आपका बदल सकता है, वो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ईस्ट की तरफ हो रहा है झुकाव कि वेस्ट की तरफ हो रहा है झुकाव। तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका बदलते रहता है, चेंज होता है, उसमें वेरिएशन आता है। लेकिन जो आपका ट्रू मेरिडियन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसीलिए हम लोग इन जनरली मैग्नेटिक मेरिडियन के कंपैरिजन में ट्रू मेरिडियन को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो क्यों करते हैं? ऑप्शन में दिया है बहुत कुछ, ये कांस्टेंट रहता है, ये एक एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, इसको हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। इट चेंज, बदलते रहता है समय के तो समय के कारण ये बदलते रहता है, यानी मतलब कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही इसका कारण है कि हम लोग ट्रू मेरिडियन को प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन आपका समय के टाइम से बदलता है। जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन भी बदलते रहता है, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, ट्रू मेरिडियन किसी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। द कंपनसेटिव एरर इज, कंपनसेटिव एरर क्या होता है? सारा ऑप्शन सही है इसमें जो लिखा हुआ है। दूसरा बोलता है एरर इन लेंथ ऑफ चेन और टेप, जो आपका एरर है किसमें, आपके चेन और टेप के एरर में, वो आपका कंपनसेटिव एरर है। इनमें से कोई सा नहीं होगा। पुल करेक्शन कंपनसेटिव है, या टेम्परेचर जो वेरिएशन जो आता है वो आपका देखो कंपनसेटिव का मतलब क्या होता है, कंपनसेट करना। कंपनसेट करना मतलब कभी पॉजिटिव होना कभी नेगेटिव होना। अगर चीजें क्या हो, कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, तो एट लास्ट में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो सकता है। ऐसे एरर को आप कंपनसेटिव बोलते हैं। कुछ एरर क्या होते हैं, या तो सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे यानी कि बढ़ते ही जा रहे हैं, तो या फिर नेगेटिव बस हो रहे हैं, या तो सिर्फ नेगेटिव ही हो रहा है, तो इसको आप बोलते हैं क्यूमुलेटिव। ये क्या होता है, एट लास्ट आपको बहुत छोटा वैल्यू या तो बहुत बड़ा वैल्यू दे देता है ये,
ठीक है। तो जो कंपनसेट मतलब कि कुछ वैल्यू कभी उसको आपको पॉजिटिव मिले, कभी आपको नेगेटिव मिले, तो ऐसे एरर को आप कंपनसेटिव एरर बोलते हैं, कंपनसेटिव एरर बोलते हैं। तो देखिए जो आपका चेन होता है ना, चेन का लेंथ है वो कभी क्या होता है, बढ़ता है, कभी क्या होता है, घटता है। तो आपका ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कौन सा एरर आपका, कौन सा एरर आपका, ये लेंथ ऑफ चेन और टेप वाला। ठीक। दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, पुल करेक्शन। तो पुल भी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पुल करेक्शन। टेम्परेचर का वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कंपनसेटिव एरर आपके जो तीनों ऑप्शन दिए हैं तीनों सही है, इसलिए ऑल दी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो जब मैं आपको लीनियर मेजरमेंट पढ़ाई थी तो बताई थी आपको कुछ ऐसे करेक्शन जो हमेशा नेगेटिव होते हैं, ऑलवेज नेगेटिव वाले करेक्शन। कैसे करेक्शन, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव मतलब हमेशा ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट। कौन कौन से थे, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, एस से सब्ट्रैक्ट, एस फॉर सैग, एस फॉर आपका स्लोप, एस फॉर मीन सी लेवल, और एक आपका मिस अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट। ये सारे ऐसे एरर जो हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्टिव होंगे, हमेशा आप उसको क्या करोगे, माइनस ही करोगे। तो ये आपका क्यूमुलेटिव एरर है, कंपनसेटिव नहीं। ठीक है, हमेशा नेगेटिव वाले सब्ट्रैक्ट होंगे हमेशा। ये एस फॉर सैग, एस फॉर स्लोप, यहाँ पे मीन सी लेवल, यहाँ पे मिस अलाइनमेंट, एस 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 वाले। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या लिखा है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज टर्म्ड एज। देखिए यहाँ पे एक लिखा है डिक्लाइनेशन और लिखा है इक्वल। तो दो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको डिक्लाइनेशन के लिए भी और डिप के लिए भी दो वैल्यू बताई थी। एक होता है डिक्लाइन, जब भी आपको बोले डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन या तो बोलेगा डिप। ठीक है, डिक्लाइनेशन में दो पॉइंट आते हैं, एक आता है आपका आइसोगोनिक, एक आता है आइसोगोनिक, और एक आता है एगोनिक। डिप में आता है आइसोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक, और एक आता है ए क्लिनिक। यहां लिखा है एस, एस 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 मतलब कि सेम, सेम या फिर बोलेगा इक्वल, और इसमें आता है जीरो। क्वेश्चन में पूछा है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्या बोलोगे उसको, एगोनिक सब सही है, कोई सही नहीं है, आइसोगोनिक या आइसोक्लिनिक। सेम बोला है, इक्वल बोला, डिक्लाइनेशन के लिए बस आइसोगोनिक, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपसे जीरो डिक्लाइनेशन बोलता तो हमारा एगोनिक होता, सेम या फिर इक्वल डिप बोलता तो आइसोक्लिनिक होता, जीरो डिप बोलता तो ए क्लिनिक होता। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो कभी किसी से सवाल पूछ लेता है तो ध्यान देंगे। और दूसरा डिप का वैल्यू पोल में क्या होता है, इक्वेटर में क्या होता है। ठीक, क्लियर है। डिक्लाइनेशन आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव मतलब ईस्टवर्ड, नेगेटिव मतलब वेस्टवर्ड। क्लियर है क्या, क्लियर है ये। चलिए आज के लिए रखते हैं फिर, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए इसमें, एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा आपका पीवाईक्यू का सेशन। ठीक है, चलिए थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.